नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पुष्करना आज आरडी खोसला डीएवी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस पृष्ठ पर एक फेसबुक के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। और आपको पता ही है, आज हमारा जो मुख्य विषय है योग फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। और जो हमारे साथ अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे तो इनको परिचय का जो आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। रोशन जो हमारे योगाचार्य रोशन पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दिल्ली से हैं। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के माध्यम से ये वहाँ पर कार्यरत हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपका स्वागत है आरडी खोसला डीएवी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से। और ओवर टू यू। आज हम बात करनी शुरू कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो हेल्थ, योग के माध्यम से हेल्थ कैसे हो सकती है और उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट हम जो है वो किस प्रकार से करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी हम आप चर्चा करेंगे। तो आज आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ और सभी को एकजुट करते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ गर्दन सीधी। संगच्छ्वदं संवद्वदं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानानुपासते। दोनों शरीर को आपस में घर्षण करते हुए चेहरे पे लगाएं और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपने धीरे धीरे अपने खोल लीजिए आंखों को। सभी को प्रणाम। ओवर टू रोशन जी। जी मेरी आवाज़ आ रही है विनय जी? एक बार मुझे चेक कर जी जी लेंगे। रोशन जी। जी जी रोशन जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आरडी खोसला डीएवी पब्लिक स्कूल जो कि पंजाब में स्थित है, तो पूरे स्कूल में पूरे विद्यालय परिवार को इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महायज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं और वंदन पूरे विद्यालय परिवार को। और मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने पुनः अपने इस सुंदर से प्रांगण में मुझे इस बार 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आपने मुझे याद किया, मुझे स्मरण किया। और इतने सुंदर और प्रभावकारी जो विषय आपने लिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत मुझे तारीफ के काबिल आता है कि आपने इतना सुंदर, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके विषय से ही संबंधित है। तो पहले मैं विषय पे आऊँ उससे पहले जो विद्यालय परिवार के सबसे प्रमुख चेयरमैन हैं जो कि श्री अरविंद खोसला जी हैं, उनको हृदय से प्रणाम कि आपने ये मौका दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बिंदु जी, आपका भी हृदय से आभार। और इस विद्यालय परिवार के जो योग डिपार्टमेंट के पूरे जो संभालने वाले जो करता धरता हैं, योगाचार्य श्रीमान विनय पुष्करना जी, आपका भी हृदय से आभार कि आपने इतने सुंदर से इस एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है अतिथि के रूप में। और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं आपके विद्यालय दिल्ली राजधानी में बैठे बैठे भी मैं पंजाब में आपसे जुड़ पा रहा हूँ, तो इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। जैसा कहते हैं कि योग आपने मिलने विषय का लिया नाम है। है जी, हम मिल रहे हैं। योगा का तो अर्थ ही है जोड़ना और जुड़ना। यूनियन इज ऑल अबाउट योग एंड यू आर प्रूविंग दिस डेफिनेशन ऑफ योग via this this communication. So this is very यस beautiful, very wonderful and बहुत ही रिगार्ड्स मेरी तरफ से कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। और जो आज का विषय आपने लिया है योग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, योग के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि ये आज की कोई परंपरा नहीं है, ये वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति के पीछे जो विज्ञान है वो बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा विज्ञान है जो केवल एक व्यक्ति, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय तक स्थित नहीं रहता, बल्कि सार्वभौमिक रूप से ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसके आध्यात्मिक उद्देश्य भी होते हैं, शारीरिक उद्देश्य भी होते हैं, मानसिक उद्देश्य भी होते हैं, है ना, सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, भावनात्मक उद्देश्य भी होते हैं। तो आपका जो विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं मानसिक जगत से है, यानी कि मानसिक जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है। और योग के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निवारण योग में नहीं मिलता। तो क्योंकि आपका ये विषय योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो विद्यार्थी का जीवन ऐसा होता है कि उस समय उनके मन में पहली बात तो कोई तनाव नहीं होता, बिल्कुल एकदम वो ऊर्जावान होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती, उत्सुकता की कमी नहीं होती, चंचलपन की कमी नहीं होती, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी वो उसकी प्रवृत्ति होती है, हर छात्र की प्रवृत्ति होती है कि वो बचपन से ही बहुत चंचल होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं।
बहुत ज्यादा बोलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी को आप रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से उस एनर्जी का बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, तो किसी न किसी माध्यम से वो निकलता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो जब कोई बच्चा जो कि पहले से ही इतना ऊर्जावान है, तनाव नहीं है, बहुत ही चंचल है, बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है अपने विद्यालय जीवन के समय में, तो फिर ये तनाव कैसे उससे प्राप्त हो सकता है? क्या एक विद्यार्थी, एक छात्र अपने विद्यालय जीवन में, अपने बाल्यकाल में तनाव जैसी स्थिति को भी ग्रहण कर सकता है? तो ऐसी कौन सी स्थिति में उससे तनाव आता है? तो उसके पीछे सबसे एक ही उदाहरण है, वह है परीक्षा। तो जब एग्जाम सामने आते हैं तो ये अनजाना सा शब्द भी उनके लिए जान पहचान जैसा शब्द बन जाता है। ये शब्द के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं, अचानक से वो उसके बारे में पूरा वो एकदम जिज्ञासु नहीं बल्कि पूरा एकदम ज्ञान अर्जित करके बैठे होते हैं कि पेपर आ रहे हैं, परीक्षा आ रही है, और उनके मन में टेंशन आ जाता है। अब परीक्षा आ रही है तो तनाव इसलिए आया, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है पूर्ण तैयारी नहीं हो, या तैयारी होने के बाद भी थोड़ा सा भय का माहौल बन जाता है। और मुझे लगता है थोड़ा सा भय तो हमारे आचार्यगण भी दे देते हैं कि भाई परीक्षा आ रही है, आपको तैयारी करनी है। तो थोड़े से जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा इसको लेकर के भावनात्मक स्तर पे और मानसिक स्तर पे थोड़ा सा वो एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाउन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं तनाव को जागृत कर लेते हैं। लेकिन अब योग जो है वो तनाव के बारे में कहता क्या है? चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, तो तनाव जब आता है तो तनाव के लिए उत्तर क्या देता है योग? योग में हर प्रश्न का उत्तर है। जैसे मैं कहता हूँ कि भगवत गीता में कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं है। भगवत गीता इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट बुक वी हैव इन द वर्ल्ड। तो उसमें शायद ही कोई प्रश्न इसका उत्तर ना मिले, और उस ग्रंथ में ही हमें योग का ज्ञान भी मिला, तो निसंदेह हमें तनाव का उत्तर भी उस ग्रंथ में मिला होगा। तो जब तनाव की बात आती है तो दो चीजें हैं। तनाव जब आता है तो दो में से एक काम ही आप कर सकते हैं। पहला काम आइदर फाइट, दूसरा काम और फ्लाई। या तो तनाव से लड़ना है आपको, या तो आपको बिल्कुल एकदम चले जाना है, उसी में डूब जाना है तनाव में, और कुछ ना कुछ आप उसके फिर परिणाम निकल के आते हैं। और परिणाम में वो कुछ भी निकल के आ सकता है। जो पुराना इतिहास अगर हम देखें तो कई बार 12th में अच्छे मार्क्स ना आने पर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या बहुत, क्योंकि वो कहीं ना अपने पूरे जीवन को बस उसी पर आधारित बना देते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही बात करूं तो ही वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट वाइल हिज स्कूलिंग, बट ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, है ना? और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो बाल्यकाल में तो बड़े ऊर्जावान थे, लेकिन और बहुत ज्यादा उनका बहुत अच्छा उन्होंने किया भी नहीं प्रदर्शन, लेकिन वो अपने जीवन में इतने बड़े बने कि वो आज आप और हमारे जैसे लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। तो एक ही चीज योग हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में स्ट्रेस आए, अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो उससे आपको लड़ना होगा, उस तनाव के कारण से आपको लड़ना होगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर वो तनाव आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, है ना? कहते हैं ना कि जिसने मन को जीता उसने संसार को जीता। जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा कि जिसने मन को जीता उसने सारे संसार को जीत लिया। तो तनाव अगर आपके ऊपर प्रभावी हो गया, इसका मतलब मन पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो योग हमें सिखाता है कि कैसे हमारे मन पर कंट्रोल आएगा। तो कैसे आएगा कंट्रोल, कैसे हम अपने तनाव से फाइट करेंगे? तो उसके लिए योग में, अष्टांग योग में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। महर्षि पतंजलि जो कि योग के प्रणेता हुए, मैं पहले फिर से बता दूं, कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो योग के सबसे प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु नहीं है। आदि योगी शिव योग के प्रथम गुरु हैं, वो योग के प्रणेता हैं जिन्होंने योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने अष्टांग योग की बात की, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की। तो इसके केवल दो पक्षों को ही मैं अगर ले लूं, क्योंकि यम और नियम तो बच्चों को जो शिक्षक गण हैं, जो आचार्य हैं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। विद्यालय में मोरल एजुकेशन की पढ़ाई दी जाती है, जैसे कि मुझे विनय जी ने बताया कि मोरल एजुकेशन पर उनके स्कूल ने बहुत काम किया है, नैतिक शिक्षा पर उनके विद्यालय ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो अगर आप नैतिक शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं तो आपने यम नियम से उनको परिचित करवाया है। तो अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आसनों का अभ्यास जब हम करते हैं, अगर योगासन के अंतर्गत कई सारे ऐसे आसन आते हैं जिसका अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम तनाव से रिलैक्स हो सकते हैं, तनाव से दूर जा सकते हैं। कुछ प्राणायाम के अभ्यास ऐसे बताए जाते हैं जिसको अगर हम करें तो तनाव से दूर आ सकते हैं। अब जब प्राणायाम की आती है तो मुझे प्राणायाम पर विश्वास बहुत ही मेरा अटूट है, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय में 2 साल तक, 2 ढाई साल तक आचार्य के रूप में रहा हूँ, और बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को मैंने योग सिखाया है। और
चौथी से लेके 8वीं क्लास के बच्चों के ऊपर मैंने एक शोध किया था जिसका विषय तनाव को ही लेकर के था कि भाई बच्चों की मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी जो मेमोरी है उनको इंक्रीज करने के लिए, उनके तनाव को रिलैक्स करने के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने केवल 2 प्राणायाम का चुनाव किया था। एक क्रिया का चुनाव किया था और एक प्राणायाम का चुनाव किया था। एक है कपालभाति और एक है भ्रामरी प्राणायाम। और मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि आपके विद्यालय परिवार में इन चीजों का अभ्यास तो करवाया ही जा रहा होगा और बच्चे लगभग इसका अभ्यास करते भी होंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से हम बच्चों की जो है, हम ऐसी स्थिति पर उनको ला सकते हैं कि वो तनाव के शिकार ही ना हो। हम क्यों ना उनको कुछ ऐसा कराएं कि वो तनाव में ही ना पड़े। अगर उनको प्राणायाम के आसनों के अभ्यास कराए जाएं, आसनों में बहुत सामान्य सामान्य से अभ्यास जो बच्चों को हम करा सकते हैं, जैसे ताड़ासन का सामान्य अभ्यास कराइए, वृक्षासन का अभ्यास कराइए, कुछ मेडिटेटिव पोस्चर्स उनको कराए जा सकते हैं जिसमें उनकी बॉडी के एक ऑर्गन्स पर उनके कॉन्शियस लेवल पर अटेंशन देने का प्रयास किया जाए ताकि वो एक तरह से एक स्थिर हो, उनके अंदर एक ठहराव है, क्योंकि चंचलपन बहुत ज्यादा है और उस चंचलपन को काबू करने में आपको बहुत समय लगेगा, तब जाके आप आसन या प्राणायाम का अभ्यास करवा पाएंगे। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं आंखें बंद करो और वो दूसरी आंख खोल करके देख रहा होता है ना। तो ये तो उनकी चंचलपन है, लेकिन इसी पर वो धीरे धीरे सीखेगा। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना है, बट प्रयास करना है कि वो धीरे 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 योग के उसमें ढल जाए, है ना। फिर वो घर जाके अपने माता पिता को योग कराएंगे कि पता है आपको ऐसे करके प्राणायाम करना होता है, अनुलोम विलोम में ऐसे अंगुली करनी पड़ती है और ऐसे श्वास लेना होता है। वो खुद जाके योगा टीचर बन जाते हैं, है ना। और घर में पूरा सबको योग से जोड़ देते हैं। तो एक विद्यालय में अगर आप एक बच्चे ने योग का सहारा लिया तो फिर उसका पूरा परिवार जो है वो योग में हो जाता है। तो प्राणायाम के कुछ अभ्यास, आसनों के कुछ अभ्यास अगर हम कराएं तो बच्चों का जो मानसिक लेवल है वो थोड़ा और बेहतर हो पाएगा। तो तनाव से हमें डरना नहीं है। तनाव की स्थिति किसी के भी समक्ष आ सकती है, बड़े बड़े योगियों के सामने भी तनाव का समय आता है, लेकिन कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसी क्षमता है जिसको आधार बनाकर वो अपने तनाव को रिलैक्स कर सकते हैं। तो योग में बच्चों के लिए विशेष रूप से आसन का अभ्यास कराया जा सकता है। प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 ऐसे सामान्य प्राणायाम हैं जो कोई भी बच्चा इसका अभ्यास कर सकता है। विशेष रूप से जो 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके लेवल पे थोड़ा तनाव की स्थिति थोड़ा ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड में अगर बहुत अच्छी परसेंटेज इन केस नहीं आई तो शायद उनका लाइफ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कई उदाहरण भारत के सामने हैं, पूरे विश्व में हैं, विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। क्यों? क्योंकि वो तनाव से क्या कर पाए, फाइट कर पाए। फ्लाई नहीं किया उन्होंने, छोड़ के भाग नहीं गए वो। छोड़ के भागने का मतलब है आपने कोई गलत कदम उठा लिया, इसका मतलब है आपने तनाव से लड़ना ही नहीं सीखा। तो योग अगर आप करेंगे तो सबसे पहले तो योग आपको बोलेगा कि जब तनाव आए ना तो फ्लाई को मत चुनो, किसको चुनो, फाइट को चुनो। तो योग सबसे पहले तो आपको ये सिखाता है कि डू नॉट फ्लाई, जस्ट फाइट विद द प्रॉब्लम, है ना। तो पहली चीज योग ये सिखाता है। दूसरा, जब आप योग करते हैं तो फिर योग आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाता है, आपकी शारीरिक स्थिति को बढ़ाता है। अंदर ऐसे विचार आने ही नहीं देता कि आप कोई गलत कार्य कर बैठे या कोई गलत प्रयास आप कर लें। और कभी भी ये ना सोचें कि अगर कई बार कुछ चीजें, कोई परसेंटेज, कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स अगर आपके किसी भी स्टैंडर्ड में आते हैं, जीवन में आते हैं, तो केवल वो रिजल्ट्स आपके जीवन को कोई उस पर फर्क नहीं डाल सकते। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वो अपने आप में इतना ऊर्जावान है, इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्य है कि वो स्वयं पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। बस उसको एक बार ठानना है कि मुझे करना है। और यहीं पे एक 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो विशेष रूप से जो आपके पूरे विद्यालय परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य को ढाल बनाना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है, और सफलता तो आपके पास है ना। सफलता बहुत दूर नहीं है आपसे। बस सफलता ये देखना चाह रही है कि आप सफलता को छूने के लिए कितने लंबे हाथ पसार सकते हैं, वो भी देखती है। आप पास जाते हैं, वो भी आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रही होती है, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा और प्रयास करना होता है। और योग तो हमें, योग में भी हम थोड़ा सा प्रयास करना है हमें, है ना। तो ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा आसन का प्रयास करें, प्राणायाम के अभ्यास करें। तीसरी चीज है ध्यान। अष्टांग योग में आसन प्राणायाम के अलावा और भी कई विषय हैं, मगर मैं केवल 3 चीजों को यहाँ पर लूंगा। प्राणायाम के अलावा ध्यान का अभ्यास अगर बच्चे करते हैं,
और कई बार मुझसे प्रश्न किया जाता है कि क्या बच्चे ध्यान कर सकते हैं। मुझे कई बार बड़े बड़े इंटरव्यूज में बड़े बड़े लोगों ने पूछा कि क्या बच्चे ध्यान कर सकते हैं, तो मेरा उत्तर होता है कि बच्चों से सुंदर और बच्चों से अच्छा ध्यान तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे जी लगता जी है कि एक योगी व्यक्ति भी जो ध्यान करने में जो समय लेगा, उससे कम समय ध्यान करने में एक बच्चा लेता है। उतनी ज्यादा वो अलर्ट और अवेयर होते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो किसी भी चीज पर कंसंट्रेशन उसका बहुत तेजी से होता है, उसकी ऑब्जर्वेंस पावर बहुत तेजी होती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत तेजी होती है। तो बच्चों को ध्यान से जरूर जोड़ें। एक बार को हो सकता है, कई बार प्रश्न आता है कि छोटे बच्चों को हम आसन प्राणायाम इत्यादि के अभ्यास कराएं कि ना कराएं। लेकिन खेल खेल में हम करा सकते हैं। इसके लिए ग्रंथों में भी लिखा गया कि खेल खेल में आसनों का अभ्यास, खेल खेल में प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास भी उनको कराया जाए। क्योंकि ध्यान कराने से उनकी मानसिक स्थिति पुनः इतनी समग्र हो जाएगी, इतना उनका एनर्जी लेवल वास्ट हो जाएगा कि वो किसी भी तनाव रहित स्थिति को मैनेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये विशेष रूप से अगर किसी विद्यालय में एक योगाचार्य है, तो मुझे लगता है कि वहां तो वो स्वयं अपने आप में विद्यालय को इतना परिपक्व बना सकते हैं कि बच्चों के अंदर वो तनाव की स्थिति नहीं आ पाएगी। विशेष रूप से जब ये परीक्षा का समय आता है, मुझे लगता है तब थोड़ी सी यौगिक एक्टिविटीज को और भी एक्टिव कर देना चाहिए, ताकि और बल्कि उसी समय मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मेरे विद्यालय में पिछले वर्ष मैंने, मतलब पिछले वर्ष नहीं, पिछले से पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं, कोविड से पहले की, तो पेपर आने से ठीक 1 महीने पहले मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। और मैं चाहूंगा कि ये प्रयास आप अपने विद्यालय में भी विनय जी करके देख सकते हैं, और शायद आपने किया भी हो, ऐसा जरूर हुआ जरूर जी। होगा। तो प्रयास मैंने ऐसा किया कि पेपर आने के ठीक 1 महीने पहले मैंने 2 क्लासेस का चयन किया, और पूरे उनकी, मतलब उनके 3 सब्जेक्ट्स को मैंने पिक कर लिया, और 3 सब्जेक्ट्स में उन दोनों क्लासेस के बच्चों की मार्किंग मैंने नोट कर ली, और देखा कि कौन सा बच्चा कितना वीक है। उनके 2-3 टेस्ट के मैंने रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, और फिर मैंने उन दोनों क्लास को चयन किया कि 1 महीने में इनको केवल भ्रामरी प्राणायाम और ओम मंत्र का उच्चारण कराऊंगा, सिर्फ ओम की चैंटिंग कराऊंगा डेली प्रार्थना के बाद 15 मिनट। और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद मैं उनको 15 मिनट ओमकार का उच्चारण और एक महामृत्युंजय मंत्र भी मैं उनको करा देता, और साथ में भ्रामरी प्राणायाम 1 महीने मैंने उनको कराया। और 1 महीने के बाद मैंने उनके टीचर्स को इनडायरेक्टली बोला कि आप इनका टेस्ट लें, इनके बिहेवियर में और इनके नॉलेज के लेवल पे, इनकी मेमोरी में क्या चेंजेस आए हैं उन टेस्ट के पैरामीटर्स के बेसिस पे, वो आप मुझे बाद में बताएंगे। मैं आपसे स्वयं पूछूंगा, मुझे किसी और से मतलब नहीं। और उनके परिवार वालों से मैंने इंटरव्यू भी किया कि अभी इनकी स्थिति कैसी थी, और 1 महीने बाद तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिला। एक मेजर चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज मुझे देखने को मिला 1 महीने में। तो जब 1 महीने में इतना बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है, तो कोई बच्चा अगर छोटी सी क्लास में योग का सहारा ले लेता है, तो मुझे लगता है 12वीं क्लास तक आते आते वो अपने आप में इतना समग्र हो जाएगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दुनिया उसके सामने बहुत छोटी है ना। तो बहुत ही, अगर एक विद्यालय में, जिस विद्यालय में मैं रहा, वहां तो 5 आधारभूत विषय बनाए गए हैं, बाकी सारे विषय अलग, और 5 आधारभूत विषय। उन 5 आधारभूत विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है, उसे योग शिक्षा कहते हैं। तो योग जो है ना, वो एक आधारभूत शिक्षा है, यानी कि वो अगर बच्चों को मिल जाती है सही समय पे, तो ये तनाव जैसी शब्द जो है ना, उनकी शब्दावली में नहीं आ सकते, है ना। उनकी शब्दावली में तनाव नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। जी लेकिन जी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीजें आती हैं, उसको भी हम इस चीज पर बैलेंस कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। और बाकी कोई प्रश्न अगर विनय जी 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 मुझसे रोशन जी, करना मैं थोड़ा चाहें सा, तो। जी जी मैं थोड़ा सा आपसे जी इसमें पूछना चाहूंगा कि आप मोस्टली देखा जाता है कि बच्चों के अंदर एक चीज होती है कि वो बड़ी जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं। और बाकी सब काफी ऐसे पाठशालाओं में है कि वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं, आसनों के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चों को आसन करवाएं प्रतियोगिता के लिए ध्यान देते हैं, और बाकी चीजों की जो 8 अंग है उसमें से बाकी 7 को साइड पे कर देते हैं, सिर्फ एक ही अंक को लेके आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने भी देखा है आजकल बहुत सारी संस्थाएं भी ऐसी चला रही है, वो क्या करती है सिर्फ एक ही अंक को लेके चलती है। तो क्या ऐसा भी कोई प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम योग के माध्यम से एक तो बच्चों का अग्रेशन कम कर सके और बच्चों को बाकी ज्ञान भी दे सके? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न विनय जी। सबसे पहले तो आपने पूछा कि केवल योग में बच्चों को आसन और प्राणायाम इतनी ही चीज नहीं है। अगर अन्य चीजों को देखा, जैसे आपका एक प्रश्न था कि उनके एग्रेशन को कम कैसे किया जाए, तो एग्रेशन को कम करने के लिए केवल आसन और प्राणायाम से काम नहीं चलेगा, उनको कुछ नैतिक मूल्यों का दर्शन भी हमें कराना पड़ेगा, है ना। कई बार हम देखते हैं क्लास में 2 बच्चों के बीच में फाइट होती है, हम एकदम से क्लास में आते हैं, एक बच्चा आता है, सर इसने आज ऐसा किया, सर इसने ना आज मुझे मार दिया है, सर इसने ना मेरी कॉपी चुरा ली।
तो अभी हम यम नियम की बात कर रहे थे, यम नियम में क्या हम बच्चों को कोई ऐसी मोरल कहानियां सुना सकते हैं जिससे उनको सीख मिले? महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने पिता का कुछ चुराया था, लेकिन बाद में उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, मैंने, मुझसे ये गलती हुई। ठीक है, तो कुछ नैतिक मूल्य अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो मुझे लगता है कि उनका एग्रेशन जो है वो उस पर प्रभावी नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये होता है कि हम उनको एकेडमिकली तो बहुत कुछ करा रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं, हम उनको योग के अभ्यास में भी, आसन प्राणायाम इत्यादि करा रहे हैं, लेकिन हम उनको नैतिक मोरल एजुकेशन के रूप में क्या दे रहे हैं? हम उनको छोटी छोटी ऐसी कहानियां सुनाए जिससे उनको सीख मिले। छोटी छोटी कहानियां उनको ऐसे मिले जिससे उनको सीख मिले, जिनसे उनको पता चले कि हाँ, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोई बच्चा लंच नहीं लाया तो उसको हमें लंच देना चाहिए। एक नकारात्मक सा भाव बच्चों के मन में ना बहुत कम समय में भी आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर ना वो एक प्रेम वाला भाव हम विकसित नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम अपने नैतिक मोरल एजुकेशन पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे और बच्चों को कुछ मोरल बातें बताएंगे। मुझे लगता है कि प्रतिदिन विद्यालय में जब प्रार्थना होती है तब एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहिए किसी न किसी बच्चे को खड़ा करके। प्रेरक प्रसंग का मतलब कोई ऐसी कहानी जिससे कोई शिक्षा मिले कि हाँ, उन्होंने उसकी मदद की, उसने उस जीव को बचाया, उसने झूठ बोला, बाद में आके उसने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई है। इस तरह की छोटी छोटी मोरल चीजें अगर हम सिखाएंगे ना तो बच्चों का एग्रेशन कम होगा। और जो बच्चे एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है उनको, मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स से भी बात की जाए कि उनका जो दिनचर्या है और उनका जो डाइट है वो कैसा है। कई बार जो हमारी डाइट है ना उसका प्रभाव भी हमारे एग्रेशन पर और हमारी मानसिक वृत्तियों पर पड़ता है। तो मुझे जी लगता है कि रोशन ये जी, अभी टीचर की आपने ड्यूटी बन जाती है। जी। जी जी अभी आपने जैसे डाइट की बात करी, तो मैं इसमें एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि आजकल की आप मॉडर्न जो हमारी हैबिट बनती है खाने पीने की, लेट खाना, सुबह जल्दी ना उठना, इवन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हमारे सामने आ रही है कि हम जो मैदे का सेवन बहुत कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन बहुत करते हैं। जैसे योग वाले बच्चे होते हैं उनको तो हम समझाते हैं कि आपने पानी का सेवन ज्यादा करना है और फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ना है, पर उनको भी समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक बच्चे को अगर एक साल में समझाना शुरू करते तो 2 या 3 साल में जाके उसको छोड़ता है और उस तरह की अडॉप्टेशन कर पाता है। तो इसमें आप क्या कैसे गाइड करना चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए बच्चों को, किस तरह का आहार लें, कैसा व्यवहार हो उनका, तो कहते हैं जैसा आहार वैसा व्यवहार, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपने जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम आपने सही बात कही। योग में भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना? जैसा अन्न है वैसा ही मन होता है, यानी कि जो आप भोजन करते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो आहार में सबसे पहले मैं बच्चों के लेवल पर बहुत ज्यादा डीप आहार के बारे में नहीं बताते हुए एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उनके रूटीन में ना एक चीज बहुत तय हो कि उनका जो सुबह जब वो उठते हैं तो सुबह उठ के बच्चे कम से कम 1 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। 1 गिलास नहीं तो जितनी क्षमता है उतना पानी पिए, और सुबह उठ के उनका ब्रेकफास्ट हैवी हो। अक्सर बच्चे स्कूल आते हैं बहुत नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके, उनसे पूछ लीजिए आपने क्या खाया, कोई कहेंगे हमने चाय पी ली, हमने 1 गिलास दूध पी लिया, या हमने एक ब्रेड खा लिया। ऐसा लगता है कि जैसे बस उन्होंने पेट को बताने के लिए कि कुछ आ रहा है आपके पास, ऐसा उन्होंने किया हो। तो ऐसे नहीं करना। सुबह सुबह का जो आहार है वो भरपूर होना चाहिए, और इसके लिए बच्चों को नहीं, इसके लिए आपको बच्चों के पेरेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका अर्ली मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल हैवी हो, भरपूर हो, ताकि उनको लगे कि हमने कुछ भोजन खाया है। वो शुरू से ही हमने उनकी दिनचर्या ऐसी बनाई है, केवल एक चाय पिला के भेज दिया, चाय के साथ बिस्किट खिला दिया, 1 गिलास दूध पिला के भेज दिया, बिल्कुल हल्का सा। ब्रेकफास्ट का मतलब हमारे लिए हल्का भोजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग का फूड हैवी होना चाहिए। लंच वो नॉर्मल करते ही है, नॉर्मली जो उनके टिफिन में बहुत हल्का सा लंच होता है, तो लंच नॉर्मल, और जो डिनर है वो उनका थोड़ा सा कम हो। तो नॉर्मली अगर हम इस चीज को भी करेक्ट कर लेना कि अर्ली मॉर्निंग का हैवी फूड होगा, आफ्टरनून का लंच थोड़ा कम, और डिनर और हल्का लाइट देंगे। हाँ, दूध जरूर उनको दें ताकि विटामिन की कमी ना रहे उनकी बॉडी में, उनकी बोन्स थोड़ी स्ट्रेंथन हो। तो अगर इस रूटीन को भी अगर हम फॉलो कर लें, मैदा की जहाँ तक बात आ रही है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर बच्चा अभी से ही इन चीज़ों का सेवन करने लगेगा तो आने वाले समय में उसका शरीर जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और भारी शरीर में ना, फिर अगर शरीर भारी होता है तो फिर जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा मन मस्तिष्क है ना, वो बहुत डाउन होता जाता है। तो पेट में भार बढ़ेगा ना तो यहाँ फिर प्रॉब्लम होगी। तो पेट में भार अगर कम होगा तो यहाँ भी हल्कापन होगा और बच्चा अपनी एनर्जी दूसरे कार्यों में लगा पाएगा। तो एक तो संतुलित आहार लें, और मैदा और इन सब का सेवन मैंने कहूँगा कि पूरा फुल स्टॉप बंद हो जाएगा। तो उनके पेरेंट्स जो बच्चों के, उनको मॉनिटर करके आप ये कह सकते हैं कि भाई इनके जो उनका पूरा रूटीन है उसमें मैदा का सेवन कम से कम रखें, और धीरे धीरे उसको बिल्कुल कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें लाभ नहीं देने वाली, ना तो शारीरिक स्तर पे ना मानसिक स्तर पे। जी 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 बहुत अच्छे रोशन जी, आपने हमारे साथ आज समय दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी जो स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े हैं या उनके पेरेंट्स जुड़े हैं जो,
उस सभी चीज को सुन के अपने घरों में इसको आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। और कहते हैं कि देर करे सो कल करे सो आज करे सो अब। तो उसके माध्यम से इसको हम ये आज पूरी जो मुहिम है वो आज सबके घरों तक पहुंचा दी है हमने। और आशा करते हैं कि ये कार्य आज से ही आरंभ होगा। और आपने जो आज बहुत मूल्य अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर.डी. खोसला डीएवी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम पूरी परिवार के माध्यम से आपको तहे दिलों से नमस्कार कर धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज जो समय दिया हमें। अंत में हम एक शांति मंत्र के साथ आज का जो कार्यक्रम जी, है धन्यवाद वो धन्यवाद समाप्त विनय करेंगे। जी। जैसे जी, ही बिल्कुल बिल्कुल। जी, कमर गर्दन सीधी, लंबी श्वास। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों शरीर को आपस में घर्षण करें। चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे अपने मन मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। आप सभी पावनात्माओं को मेरा सहृदय प्रणाम। अंत में आप सभी को आर.डी. खोसला डीएवी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम ये हम प्लेज लेते हैं कि आप योग को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। इसी प्लेज के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद भारत। धन्यवाद रोशन धन्यवाद जी। बिल्कुल, धन्यवाद।